नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं इंडियन करेंसी की। इंडियन करेंसी का अंतर्राष्ट्रीयकरण, यानी कि भारतीय रुपया अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से मतलब ये है कि आरबीआई ने एक डायरेक्टिव अपने बैंकों को जारी किया है और उस डायरेक्टिव में आरबीआई ने कहा है कि आपको क्या क्या तैयारियां करनी हैं और कैसे इंडियन ट्रेड को, यानी कि ट्रेड अब इंडियन रुपीज़ में करनी है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये बात एक्चुअली तब शुरू हुई जब करेंसियों का खेल आया और यूक्रेन और रशिया कन्फ्लिक्ट आया। जब रशिया ने यूक्रेन में अपने स्पेशल ऑपरेशन चलाने शुरू किए, ख़ास तौर से वो ऑपरेशन जिसमें यूक्रेन के अंदर रशिया के जो पावर प्लांट लगे हुए थे उन प्लांटों को उन्होंने गिराना शुरू किया। उनकी पुरानी यूएसएसआर के समय पर जो उनकी इकोनॉमी रशिया ने अपना हब बनाया हुआ था उसको गिराना शुरू किया। और यूक्रेन जो रशिया को बार बार आंख दिखा रहा था, रशिया के ही इक्विपमेंटों की वजह से आंख दिखा रहा था, रशिया के ही प्लांटों की वजह से आंख दिखा रहा था, उसने उसको इस तरह से नेस्तनाबूद किया कि यूक्रेन तो रहेगा, यूक्रेन चलेगा भी, लेकिन यूक्रेन जो यूरोप का सबसे बड़ा देश हो सकता है या है, वो अब इस स्थिति में नहीं होगा कि वो रशिया की तरफ आंख उठाकर देख सके या उसको दोबारा डी डेवलपमेंट होने में लंबा समय लगेगा। ये जो यूक्रेन का चक्कर चला, इससे अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। अमेरिका ने लगातार पूरे विश्व में ये कैंपेन चलाया कि किसी तरह से रशिया को अलग थलग छोड़ दिया जाए, और ये तो उसका पुराना इशू है क्योंकि शीत युद्ध जिसमें यूक्रेन अलग हुआ था, शीत युद्ध हुआ ही इसीलिए था कि किसी तरह से यूएसएसआर टूटे और यूएसएसआर के टूटने के बाद जो शक्ति संतुलन संसार का है वो शक्ति संतुलन समाप्त हो जाए और अमेरिका बैठ जाए सत्ता पे। यानी कि अमेरिका अब विश्व की ऐसी भूमिका में आ जाए कि वो ये कहे कि हमारे बगैर विश्व में का कोई भी कंट्री नहीं चल सकता, नहीं सो सकता, हमको शामिल करना ही होगा। ऐसा सोचकर अमेरिका ने लगातार प्रयास करने शुरू किए। अमेरिका जिनसे बना या जिन्होंने अमेरिका बनाया, मैं उसकी बात कहूँ तो वो यूरोप था, और यूरोप में स्पेन ने उस पर कब्जा करके रखा था या ब्रिटेन ने कब्जा करके रखा था, कुछ और देशों ने, फ्रांस ने भी थोड़ा हिस्सा कब्जा करके रखा था, या मैं कहूँ अमेरिका के कई एक देशों में जिन देशों के कब्जे थे वो था यूरोप। और यूरोप की खास बात ये रही है कि वो जहाँ कहीं भी गया वहाँ की सभ्यताएं उसने समाप्त की हैं और अपनी सभ्यता वहाँ विकसित की। केवल भारत एक ऐसा अछूता देश संसार में बचा जिसमें 600 वर्षों तक मुस्लिम शासन और 200 वर्षों तक ईसाई शासन के बावजूद भारत को बदला तो भारत पर प्रभाव तो पड़ा। भारत अपने बृहत्तर भारत, अपने मूल स्वरूप का आज 40% रह गया है, लेकिन फिर भी भारत जीवित है क्योंकि ये सभी पूरे ऑपरेशंस अपने चला नहीं पाए। लेकिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनमें तो उन्होंने परिवर्तन कर ही लिया। और परिवर्तन ये कर लिया कि वहाँ पर जो नेटिव इंडियंस थे उनको जड़ से समाप्त कर दिया, या उनकी आबादी अब बहुत थोड़ी सी रह गई जो मूल निवासी वहाँ के कहते हैं, और उन्होंने पूरी की पूरी ब्रीड बदल कर अंग्रेज कर दी या ईसाइयत कर दी। आज भी अमेरिका उसी ब्रीड से बना हुआ है। केवल ये कहा जा सकता है कि शासन व्यवस्था अलग हो गई, लेकिन सांस्कृतिक व्यवस्था तो वही है जो यूरोप की है। परिणाम यही होता है कि एक ही विचार, एक ही संप्रदाय, एक ही ग्रुप से निकले लोग आपस में मिल गए। उन्होंने फैसला किया कि रशिया को अलग थलग करना है। उसके लिए भारत पर भी बहुत दबाव बनाया गया कि वो किसी प्रकार से रशिया से संबंध तोड़ दे, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए जाना जाता है और भारत में मोदी सरकार बैठी हुई है। मोदी सरकार ने ये तय किया कि हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी हालत में हम ऐसा नहीं होने देंगे। परिणाम होने स्वाभाविक थे, और इन परिणामों में एक बात जो सामने दिखाई पड़ी वो ये दिखाई पड़ा कि यूरोप इस समय अपने अंतर कलह से जूझ रहा है। यूरोप इस समय अपनी करेंसी से जूझ रहा है। यूरोप में बैलेंस ऑफ पेमेंट की बड़ी भारी समस्या आ गई है, और ये समस्या इस हालत में आ गई कि पिछले 20 वर्षों में यूरो सदैव, जब से यूरो बना है तब से यूरो की कीमत सदैव डॉलर से ऊपर रही, अमेरिकन डॉलर से ऊपर रही। लेकिन आज की तारीख में अगर देखेंगे तो अभी यूरो और अमेरिकन डॉलर लगभग बराबर आ गए हैं। मैं ये कहूँ कि दोनों की कीमत भारतीय करेंसी में एक ही है। अगर मैं कहता हूँ कि 80 रुपये में 78, 79, 80 या 80, 79 जो भी
इतने में एक डॉलर मिलता है तो उतने में ही एक यूरो भी आज की तारीख में मिलता है। कहने का मतलब ये है कि संयुक्त करेंसी यूरोप की डाउन हो गई है और वो अब अमेरिकन डॉलर के बराबर आ गई है। अमेरिकन डॉलर पर पहले ही जिस समय मॉनेटरी फंडों में वो हुआ था और इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बने थे, उस समय ही उस पर प्रभाव आ गया था। इसके अतिरिक्त सोना इंटरनेशनल करेंसी की तरह इस्तेमाल होता ही है। तो अमेरिका कुल मिलाकर 1979-80 के दौर में जिस प्रकार करेंसी उसकी जो यूएस डॉलर थे, यूएस डॉलर से बदलकर एसडीआर में चली गई, वैसे ही अब इस समय जिस समस्या से वो जूझ रहे हैं उसमें अब यूरो भी डाउन होता चला गया। लगातार रशियन यूरो डाउन होने का कारण क्या और अमेरिका में रिसेशन का कारण क्या? क्योंकि अमेरिका यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन की वजह से रशिया के अमेरिका इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है और अमेरिका और यूरोप में रिसेशन का प्रभाव खूब दिखता है। परिणाम यहाँ तक दिखाई दिए कि यूनाइटेड किंगडम के यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। बोरिस जॉनसन को वहाँ जो इन्फ्लेशन रेट है, वहाँ पर जो महंगाई है, उसकी वजह से उसको इस्तीफा देना पड़ा। और भी कारण इकट्ठे किए गए, लेकिन मेन जो कॉज है इस समय वो अमेरिका में महंगाई और यूरोप में महंगाई है। अमेरिका और यूरोप में महंगाई का मुख्य कारण रशिया को साइड करना और ये देश रशिया पर, खासतौर से यूरोप रशिया पर बहुत कुछ डिपेंडेबल है। रशिया के ऊपर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता दिख रहा है। उसका कारण है कि उसको कुछ इंपोर्ट बाहर से नहीं करना। रशिया में अगर पूरे विश्व से भी उसको काट दिया जाए तो रशिया विश्व की पूरी जो जमीन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा रशिया है, लगभग 2.25 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का। और उनके पास नॉर्थ पोल से लेकर नदियां, समुद्र और कच्ची लकड़ी, पक्की लकड़ी, या मैं कहूँ जंगल, वनस्पतियाँ, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है तेल, और दूसरा इम्पॉर्टेंट है आयुध और तेल में वो सेल्फ सफिशिएंट है। इवन वो दूसरे देशों को भेजते हैं, वो गैस भी दूसरे देशों को बेचते हैं। तो जब उनके पास सब कुछ है तो अगर उन पर बैन लगा दिया जाए अमेरिका की तरफ से, जो लगाया जा रहा था, तो उसका प्रभाव रशिया पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव यूरोप पर पड़ेगा, जो कि पूरा डिपेंडेबल है रशियन प्रोडक्ट पर, रशियन जो उनके खनिज पदार्थ पैदा होते हैं। तो यूरोप परेशान है, करेंसी भी डाउन है। रशिया ने इसी बीच में एक और काम कर दिया। रशिया ने कहा कि अब वो रूबल में काम करेंगे, यानी कि वो अब अपनी करेंसी में काम करेंगे। अगर यूरोप को उनसे कुछ लेना देना है तो फिर वो उनकी करेंसी में काम करना स्वीकार करें, वो डॉलर्स में काम नहीं करेंगे। रशिया का ये कहना कि वो डॉलर पर काम नहीं करेंगे, डॉलर के लिए समस्या खड़ी हो गई, यूरो के लिए समस्या खड़ी हो गई। अमेरिका रिसेशन की तरफ चला गया और अमेरिका में रिसेशन इस हद तक आ गया है कि अगर भारत उनकी मदद ना करे या अपनी मार्केट भारत नहीं खोलेगा उनके लिए, तो फिर अमेरिका बहुत बुरी दशा में जाने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये 2005-06 के रिसेशन से भी ज़्यादा खतरनाक रिसेशन होगा और इसका प्रभाव चाइना पर भी पड़ेगा। लेकिन भारत का क्या? भारत दो चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। पहली बात तो ये है कि हम तेल लेते हैं, दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते हैं, खाड़ी से लेते हैं, रशिया से लेते हैं। तो खाड़ी अगर कुछ नानुकुर करता भी है तो रशिया को भी मार्केट चाहिए, रशिया से हम तेल ले ही लेंगे, गैसेस ले ही लेंगे। दूसरा आयुध की बात आती है, यानी कि जो डिफेंस इक्विपमेंट है, रशिया भारत के लिए दरवाजे खोलकर बैठा हुआ है, इसलिए वो डिफेंस इक्विपमेंट भी सारे देने को तैयार है। बस इतनी सी बात भारत के लिए है कि हम केवल रशिया पर डिपेंड होना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर हम केवल रशिया के ऊपर डिपेंड हुए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इस दौरान भारत में एक बड़ी समस्या का सामना आ गया है और वो बड़ी समस्या ये है कि भारत का रुपया अब डाउन होने जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। यानी कि अब इंटरनेशनल करेंसी महंगी होने जा रही है भारत में। उसका मुख्य कारण है जो पिछली सरकारें बैठी थी। आपको याद होगा कि चंद्रशेखर सरकार जिस समय बैठी थी उस समय वो सोना गिरवी धर के कर्जा लेकर आई थी। वाजपेयी सरकार बैठी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल सरकार चलाते हुए वो कर्जा वापस किया, एडवांस पेमेंट किया हुआ था। वो एडवांस पेमेंट
जो IMF में किया हुआ था अगले 10 साल के लिए, 2004 में जो सरकार बैठी उसने बैलेंस ऑफ पेमेंट की दोबारा समस्या खड़ी कर दी और जो एडवांस जमा था वो सारा खर्च कर लिया और कर्जे भी खूब ले लिए। तो पहले जो कर्जे लिए गए हैं उनको अगले 6 महीने में 267 पॉइंट समथिंग 268 मान लीजिए, $268 बिलियन भारत सरकार को पेमेंट करना है। $268 बिलियन और वो भी केवल $593 बिलियन जो मेरे पास रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, उसमें से जमा करना है। अगर हम $593 बिलियन में से $268 बिलियन जमा करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि 40%, मोर देन 40% फॉरेन करेंसी जाने वाली है। अगर मोर देन 40% फॉरेन करेंसी हमारी कर्जा भरने में निकल जाएगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। भारत सरकार ने उसका एक उपाय ढूंढा। भारत सरकार ने रशियन सरकार के साथ बात की और रशियन सरकार से कहा कि हम आपके रूबल में काम करने को तैयार हैं, बशर्ते आप हमारे रुपए में काम करें, यानी कि आप हमें भी अपने साथ उठाएं। और रशियन गवर्नमेंट इस बात के लिए एग्री हो गई। उसने कहा कि डॉलर को डुबाना है, यूरो को डुबाना है, तो क्यों ना रुपया खड़ा हो जाए। इसलिए रशियन गवर्नमेंट ने जो हमको ऑयल और जो कोयला और जो आयुध देने के लिए हमारा उनके साथ नए एग्रीमेंट हो रहे हैं, उसमें वो रुपया लेने को तैयार हैं, यानी कि अब रुपए में ट्रेड हो सकता है। इस ट्रेड के साथ अब श्रीलंका की अगर मदद करनी है तो भारत सरकार ये चाहती है कि श्रीलंका भी रुपये में ट्रेड करे। नेपाल ऑलरेडी हमारे साथ रुपये में ट्रेड करता है। भूटान का जो करेंसी है वो हालांकि भारतीय करेंसी के बराबर है, लेकिन फिर भी वो रुपये में ट्रेड करता है। हम मालदीव के साथ बात कर रहे हैं कि आप रुपये में ट्रेड करें, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो भारत से हो वो क्यों ना रुपये में हो, डॉलर की बजाय, यूरो की बजाय रुपये में हो। ऐसी भारत सरकार ने योजना बनाई। उसका पहला अंग रशिया बना और रशिया ने हमारी मदद करनी भी शुरू कर दी और उन्होंने रुपया लेना शुरू कर दिया। अब रशिया अगर कहीं से इंपोर्ट करता है उन देशों से जो देश उसके मित्र देश हैं, उनमें भारत की किसी से दुश्मनी नहीं है और भारत की किसी से दोस्ती भी नहीं है। बहुत विशेष, हमारी सबसे अच्छा, हमारी किसी से वैमनस्यता नहीं, हाँ हमारी दोस्ती सबसे है। अगर इन कंट्रियों से थोड़ा थोड़ा सामान भी रशिया इंपोर्ट करता है तो रशिया को एक फॉरेन करेंसी चाहिए पेमेंट करने के लिए, या तो वो रूबल दें और या फिर कोई दूसरी करेंसी मिले, तो वो दूसरी करेंसी के रूप में क्यों ना रुपया हो जाए। तो रशिया ने इसीलिए रुपया लेना स्वीकार कर दिया और वो देश जिन पर भारत ट्रेड करता है या भारत जिनको एक्सपोर्ट करता है, उन एक्सपोर्टर उन कंट्रियों में रुपया अगर आ जाता है तो रुपया वो हमको दे सकते हैं। यानी कि भारत सरकार ने तय किया क्यों ना इंटरनेशनल ट्रेड रुपये में शुरू हो जाए। अब उसके लिए बेसिक तैयारी करनी शुरू कर देंगे। तो फिर आरबीआई ने अपनी सभी बैंकों को डायरेक्शन दिया है कि आप अपने यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी ट्रेडर्स हैं उनके साथ वो जो ट्रेड करते हैं वो रुपये में ट्रेड करने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, वो रुपये में ट्रेड अलाउ करें, वो रुपये में ट्रेड के जो एग्रीमेंट होते हैं उन एग्रीमेंटों को यहाँ लिमिट्स बांधने के लिए, या जो आप ज्वाइंट वेंचर शुरू करते हैं, वेंचरिंग में पेमेंट देते हैं या रुपया खर्च होता है या रुपया या जो ट्रेड होती है उसमें रुपया आधारित सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना शुरू कर दें ताकि रुपये में इंटरनेशनल ट्रेड हो सके। मुझे लगता है कि मोदी सरकार की ये सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक की होगी कि वो इंटरनेशनल ट्रेड रुपये में करना शुरू हो जाए। इसका परिणाम ये निकलेगा कि साल में 30 to 35 बिलियन डॉलर्स, हम बात कर रहे हैं $267 बिलियन हमको देना है, लेकिन 30 से 35 बिलियन डॉलर हमारे जो फॉरेन करेंसी भारत में आती है और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में दे देते हैं, इतना हर साल बचाया जा सकता है। अगर 30 से 35 बिलियन डॉलर भारत हर साल बचाने में सक्षम हो गया और इंटरनेशनल ट्रेड रुपये में करने लगा तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब भारत विश्व गुरु के रूप में उभर कर आएगा और भारत विश्व में ट्रेड का मुख्य हब होगा। उसका एक और कारण है क्योंकि जो तेल में हमको सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, उस तेल की जगह गडकरी जी का ऐसा संकल्प है कि अगले 5 साल में भारत ग्रीन फ्यूल का हब होगा और भारत में अब विदेशी फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अगले कुछ वर्षों के बाद हमें तेल बिल्कुल विदेशी नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम ये ग्रीन फ्यूल एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे और एटलीस्ट जो हमारी फॉरेन करेंसी जाती है फ्यूल खरीदने में वो बच जाएगी। दूसरा, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये जो मोदी जी ने शुरू किया था उसमें हमने इस बार देखा होगा
कि 13,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ आयुध का, जो हम 2012-13 में, 2014 में लगभग 1,500 करोड़ का करते थे। इस बार हमने 13,000 करोड़ का किया है, यानी कि उसका 8 गुना बढ़ा लिया है। तो अब हम डिफेंस इक्विपमेंट की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां यहां डेवलप कर रहे हैं। इस 13,000 की ट्रेड में भी 70% ट्रेड प्राइवेट कंपनियों के द्वारा है। तो हम विश्व में जो आयुध बनाने वाली कंपनियां हैं उनको हमने भारत में मेक इन इंडिया के लिए आकर्षित किया है, और वो मेक इन इंडिया में अगर यहाँ काम करना शुरू करते हैं तो हम आयुध के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होंगे। इसके अतिरिक्त आयुध हम बेचेंगे, यानी कि हथियारों को हम दूसरे देशों में बेचेंगे, उससे फॉरेन करेंसी भारत में आएगी, तो फॉरेन करेंसी भी आएगी और हमारा जो हम हथियार खरीदने में फॉरेन करेंसी खर्च करते हैं वो भी बचेगा। और इसलिए इस योजना में संभव है कि अगले 10 से 15 सालों में भारत विश्व में बहुत अग्रणी भूमिका में हो और सेंट्रल पॉइंट हो इकोनॉमी के मामले में। इसलिए मोदी जी को साधुवाद कहना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार की पॉलिसी बनाकर भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने में एक कदम और आगे बढ़ाया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।